नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत कुछ अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। उनमें महत्वपूर्ण अवधारणा है नगर और कस्बा। इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके पीछे देख लेते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास बहुत बड़ी सीमा तक गांवों और कस्बों के विकास से जुड़ा हुआ है। बहुत प्राचीन काल से जीवन यापन के साधनों से जुड़ी सुविधाओं ने मानव समुदायों के विभिन्न रूपों को विकसित किया है। इस संबंध में मैकेंजी एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखा है, भौगोलिक दशाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अनुसार ही समुदाय का एक विशेष रूप विकसित होता है। हम चर्चा करते हैं कस्बा यानी टाउन। अंग्रेजी के शब्द टाउन अथवा सिटी का प्रयोग सामान्य अर्थ में एक ही कर दिया जाता है। सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच ना तो विभाजन का कोई निश्चित आधार है और ना ही कस्बे की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। सन 1961 में से पहले होने वाली जनगणनाओं में 5000 से अधिक जनसंख्या वालों क्षेत्र को कस्बा कहा जाता था। सन 1961 की जनगणना में पहली बार कस्बे और गांव से अलग करने के लिए इसके निर्धारण के लिए 3 कसौटियों को उल्लेख किया। इसके अनुसार ही किसी भी उस क्षेत्र को कस्बा माना जाता है। ये 3 शर्तें महत्वपूर्ण ये हैं। पहला है, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। दूसरा है, उस क्षेत्र की जनसंख्या का कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में से अपनी आजीविका उपार्जित करता हो। तीसरा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जहां जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्तियों से कम ना हो। अब समाजशास्त्रीय दृष्टि से जब हम देखते हैं तो समाजशास्त्रीय आधार पर कस्बा एक ऐसा नगरीय क्षेत्र है जिसमें नगरीय और ग्रामीण संस्कृति का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि होने के कारण कस्बों के विकास ने भी अपना नया रूप लेना आरंभ कर दिया है। अब हम दूसरी अवधारणा है नगर। नगर के बारे में परिचर्चा करेंगे। नगर के बारे में हम सभी के मन में एक सामान्य धारणा अवश्य होती है, लेकिन इसके बाद भी नगर अथवा नगरीय समाज को परिभाषित करना इतना सरल कार्य नहीं है। नगर में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, आवास के प्रतिमान तथा सांस्कृतिक संरचना जैसी विशेषताएं अनेक दूसरे समुदायों से बहुत भिन्न होने के कारण इसे एक पृथक जीवन विधि के रूप में देखा जाता है। नगर की प्रकृति को एक दूसरे से भिन्न अनेक दृष्टिकोणों के आधार पर स्पष्ट किया जा रहा है, लेकिन इनमें से किसी भी दृष्टिकोण के आधार पर सभी प्रकार के नगरों की प्रकृति को समझ सकना बहुत ही कठिन है। यानी सभी प्रकार के जो नगर हैं उनकी प्रकृति को समझना बहुत कठिन है। इन दृष्टिकोणों में पहला है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है नगरीयता का दृष्टिकोण, तीसरा है जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण और चौथा है वैधानिक दृष्टिकोण। अब जब हम पहला दृष्टिकोण की परिचर्चा करते हैं, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो नगर का तात्पर्य एक बड़ी जनसंख्या के ऐसे केंद्र अथवा अधिवास से है जिससे संबंधित निवासियों की आर्थिक क्रियाएं, नागरिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार की विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस दृष्टिकोण के आधार पर उन धार्मिक औद्योगिक नगरों की संरचना
को नहीं समझा जा सकता, जिनमें साधारणतः इस तरह की सुविधाएं और सुरक्षा का बहुत अभाव रहता है। एक विद्वान हुए बिर्थ ने नगरीयता के दृष्टिकोण के आधार पर नगरों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार नगरीयता का संबंध एक विशेष जीवन विधि से है, जिसमें व्यक्तिवादिता होती है, औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है, परिवर्तनशीलता होती है, आधुनिक मनोवृत्तियों का प्रमुख स्थान होता है। एक बड़े आकार वाले जिस समुदाय में इन विशेषताओं की प्रधानता होती है उसे नगर कहा जा सकता है। अब तीसरा दृष्टिकोण है जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण। इस मान्यता पर आधारित है कि नगर एक ऐसा समुदाय है, नगर कैसा समुदाय है जिसमें जनसंख्या गांवों और कस्बों से अधिक होती है। वास्तव में यह दृष्टिकोण सबसे अधिक विवादपूर्ण है, क्योंकि कुछ देशों में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर मान लिया जाता है, जबकि भारत में नगर का तात्पर्य साधारणतः उन बस्तियों से माना जाता है जिसमें कम से कम 50,000 व्यक्ति निवास करते हों। जनसंख्या का घनत्व भी नगर के निर्धारण का कोई निश्चित आकार नहीं है। भारत में साधारणतः उसी क्षेत्र को नगर माना जाता है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 400 व्यक्ति रहते हों। इसके बाद भी अनेक पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों से संबंधित बहुत से नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या का घनत्व मात्र 200 से भी कम है, 200 से कम घनत्व है। अब पारिस्थितिकी दृष्टिकोण वालों का मानना है नगर की अवधारणा का संबंध समुदाय में एक विशेष आकार, अधिवास की प्रकृति, अनुकूल भौगोलिक दशाओं, स्वच्छताओं, पानी की सुविधाओं, प्राकृतिक व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं के साथ एक सुविकसित आर्थिक तंत्र से है। नगर अपने आप में एक विशेषीकृत संरचना है, नगर क्या है? अपने आप में एक विशेषीकृत संरचना है जिसमें सभी तरह की आर्थिक क्रियाओं तथा अधिवास के प्रतिमान सुनिश्चित होते हैं। यूरोप के नगरों के लिए एक कथन भी है, कुछ सीमा तक सही हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा भारतीय नगरों की प्रकृति को समझा नहीं जा सकता। अब नगर की हम समाजशास्त्रीय अवधारणा, समाजशास्त्रीय अवधारणा क्या है नगर की, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। नगर क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित किया है अपने अपने तरीके से। इनमें एक हैं F.E. बर्गल ने आर्थिक आधार पर नगर को परिभाषित करते हुए लिखा है। F.E. बर्गल ने कौन सा आधार माना है? आर्थिक आधार। नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, जिसमें कृषि के अलावा दूसरे व्यवसायों से आजीविका उपार्जित की जाती हो। दुर्खिम इमाइल दुर्खिम कहते हैं, नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य स्वाभाविक एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इस कथन के द्वारा दुर्खिम क्या कहना चाहते हैं? वो ये स्पष्ट करते हैं कि नगर को सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक एकता के एक विशेष प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरह हमारे सावयव अथवा शरीर रचना के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी तरह नगर में श्रम विभाजन, विशेषीकरण ऐसी दशाएं हैं, श्रम विभाजन है और विशेषीकरण ऐसी दशाएं हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के कारण ही
नगर में हित प्रधान, द्वितीयक तथा औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। एक विद्वान हुए हैं लुईस बिर्थ, यानी लुईस बिर्थ क्या कहते हैं, उनका भी हम व्यू जान लेते हैं इसके बारे में कि नगर क्या है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। इस परिभाषा से बिर्थ क्या स्पष्ट करते हैं? इस परिभाषा में बिर्थ ने नगर को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया है, समाज के रूप में नहीं। यानी बिर्थ इसको नगर को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ना कि समाज के रूप में। एक विद्वान हुए मम्फोर्ड, यानी मम्फोर्ड, उनका भी ये मत है, अधिक स्पष्ट अर्थों में भौगोलिक क्षेत्रों में होने के साथ साथ विभिन्न आर्थिक संगठन एवं एक संस्थात्मक प्रक्रिया जिसमें सामूहिक एकता एक विशेष रूप से देखने को मिलता है। एक विद्वान हुए हैं जे.ए. क्वींस, इन्होंने अपनी पुस्तक है अर्बन सोशियोलॉजी, यानी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत इसके बारे में परिचर्चा की है। उन्होंने कहा है कि नगर की औपचारिक संरचना का ध्यान रखते हुए, यानी नगर की जो औपचारिक संरचना है उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने परिभाषित किया है। उन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया है? उनका कहना है नगर का तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र से है, यानी नगर का तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र से है जिसमें एक बड़े आकार की जनसंख्या निवास करती है, यानी बड़े आकार की जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है, तथा जिसकी सीमाओं के अंदर व्यवस्था और नियंत्रण स्थापित करने का कार्य राज्य द्वारा, यानी जो नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? उस सीमाओं का राज्य, स्टेट द्वारा अधिकृत किसी प्रशासनिक सत्ता द्वारा किया जाता है। यानी कोई प्रशासनिक सत्ता होती है, उसके द्वारा उसका नियंत्रण स्थापित किया जाता है। वास्तव में यह परिभाषा नगर की प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक हो सकती है, लेकिन इससे नगरीय समाज की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रकृति स्पष्ट नहीं होती। इस संदर्भ में हम ये जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं, नगर का अर्थ भी हमने आपको बताया है, थोड़ा सा और बता देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि नगर को एक विशेष क्षेत्र अथवा समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी नगर क्या है? एक विशेष क्षेत्र है अथवा समुदाय के रूप में हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जब हम नगरीय समाज की बात करते हैं, कौन से समाज की बात करते हैं? नगरीय समाज की, तो हमारा तात्पर्य एक विशेष प्रकार की जीवन विधि से होता है। जब नगरीय समाज की आप बात करोगे तो हमारा एक विशेष प्रकार की जीवन विधि से होता है, जिसमें विभिन्नता युक्त, यानी विभिन्नताएं होती हैं, परिवर्तनशील, यानी परिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, हित प्रधान संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे के बीच में हित प्रधान संबंधों की प्राथमिकता पाई जाती है। और यदि इसे हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये भी कहा जा सकता है नगर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषमताओं से युक्त है। यानी नगर किन से युक्त है? सामाजिक विषमताएं होती हैं नगर में, आर्थिक विषमताएं होती हैं और सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त, यानी विषमताएं हैं। वहाँ पर एक ऐसा समाज है जिसमें विकसित प्रौद्योगिकी है, आर्थिक क्रियाओं का आधार पर होती हैं, यानी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर होती हैं, तथा व्यक्तिवादिता, घनी जनसंख्या और प्रतिस्पर्धा के कारण जहां नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। यानी औपचारिक साधनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को यहाँ पर
नियंत्रित किया जाता है। अनौपचारिक साधनों की इतनी प्रधानता नहीं होती, यानी अनौपचारिक जो साधन होते हैं उनसे उतना नियंत्रण नहीं होता, यानी औपचारिक साधन। आज हम इतना ही बताएंगे, आपको नगर के बारे में बताया है और कस्बे के बारे में बताया है। धन्यवाद।